हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग यूपी परीक्षा की जो हमारी एक श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसके अंदर में यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की जो एग्ज़ाम है आपकी, जिसके थ्रू आप लोग जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलती है आप लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो। तो उसकी एक श्रृंखला चला रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है फ्रेंड्स, आप लोगों के पास में बहुत सारे ढेर सारे जो मौके हैं आप लोगों के पास में खुल जाते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। मैं आप लोगों को इस श्रृंखला के अंदर में 2021 2022 के अंदर में जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर मैं इस चैनल के ऊपर में जो यूपी परीक्षा चैनल है इसके अंदर में आप लोगों को जितने भी डिफरेंट टाइप के आप लोगों के और भी जो सब्जेक्ट्स है आपके, चाहे वो मैथ्स हो साइंस हो, उसका भी अरेंजमेंट किया गया है ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग हमारा आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार जल्दी से कंफर्म कर देंगे कि आप लोगों को क्या आवाज़ बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग आप लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव कमेंट के अंदर में बता देंगे। और जहाँ जहाँ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर में भी आप लोग शेयर कर सकते हो वहाँ पर मैं इस सेशन को शेयर भी ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक यहाँ पर मैं कुछ इशू था तो मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ पीपीटी को, ताकि ये फिर से हमारे पास में खुल जाए। जस्ट अ सेकेंड। तब तक जल्दी जल्दी से आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस सेशन को जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हो शेयर ज़रूर करते रहेंगे। आई थिंक स्मार्ट बोर्ड के अंदर में अपडेट आया हुआ है जिस वजह से ये पीपीटी जो है यहाँ पर में हैंग हो गई है। ओके ओके, नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, डन। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ मैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए आपका, ठीक है, कोर्स जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है। 96978844 इस नंबर के ऊपर में कॉल करके आप लोग सारी की सारी जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, एक साल के लिए मान्य होता है आपका पीईटी, आप लोगों का एक साल के लिए। ठीक है, इसके अंदर में ये आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको कोई और प्रीलिम्स देनी नहीं पड़ती, ये अकेली प्रीलिम्स सारे मेंस के लिए एलिजिबल हो जाती है। आइए देखिए यहाँ पर में शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से समझनी है। यहाँ पर में आप लोग बहुत ही आसानी से लगा सकते थे इस क्वेश्चन को। आप लोग देखिए कि इल्तुतमिश जो है, जो दिल्ली सल्तनत थी ना आप लोगों की, दिल्ली सल्तनत, अगर आपको पता होता कि दिल्ली सल्तनत के अंदर में कौन कौन सी सल्तनत हुई थी, एक गुलाम वंश हुआ था आप लोगों का, स्लेव डायनेस्टी जिसको बोलते हैं। फिर खलजी वंश आया आप लोगों का, खलजी वंश। उसके बाद में तुगलक वंश आया, तुगलक तुगलक वंश आया। उसके बाद में आप लोगों का आया सैयद वंश, सैयद, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और लास्ट में आया था लोधी। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये जो इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश का राजा था। गुलाम वंश का जो है यहाँ पर में तीसरे नंबर का राजा था वो। ठीक है, गुलाम वंश का तीसरा राजा था। तो इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का था और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का था। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 पहले आना चाहिए आप लोगों का और 3 बाद में आना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, जो अकबर है, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के बाद में आया है। मुगल जो है वो, मुगल जो थे वो दिल्ली सल्तनत के बाद में आए हैं मुगल। ठीक है, तो अकबर जो है वो इन दोनों के बाद में आएगा आप लोगों का, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश इन दोनों के बाद में आएगा आपका। तो अकबर के बारे में आप लोगों को ये याद रखना था। ठीक है, अकबर के बारे में कि अकबर जो है ये 4 और 3 दोनों के बाद में आना चाहिए, मतलब 2 जो है 4 और 3 के बाद में आना चाहिए आप लोगों का। तो आप लोगों का अगर कहीं पे भी 2 को पहले दिया गया है 4 और 3 के, तो वो तो आपको ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं देखिए ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जो है 4 पहले आना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए आप लोगों का। 4 पहले आना चाहिए, तो 4 पहले होना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए। 4 पहले होना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए। तो डी भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। प्लस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि 4 और 3 के बाद में ही आप लोगों का जो है कहीं तो भी 2 आए, 4 और 3 के बाद में। ठीक है, 4 और 3 के बाद में 2 आए। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर में जो शेरशाह सूरी है ये याद रखना है आप लोगों ने। मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगल आए आप लोगों के, मुगल्स। तो मुगल के बीच में यहाँ कहीं तो भी जो है आप लोगों का थोड़े समय के लिए, जब आपका हुमायूं का शासन था उस समय में शेरशाह सूरी जो है उन्होंने दिल्ली के ऊपर में कब्जा कर लिया था।
ठीक है। तो अकबर से पहले थे शेरशाह सूरी, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, 4-2-1, 4-3-1-2। तो इल्तुतमिश का शासन जो है ये इलबरी वंश या मामलुक वंश या जिसको गुलाम वंश कहा जाता है उस समय के थे ये याद रखेंगे आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के थे। शेरशाह सूरी जो है फ्रेंड्स आपके मुगल जो अकबर है उससे पहले के थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और फिर बाद में अकबर जो है मुगल वंश के, ये आप लोग याद रखोगे। यहाँ पर मैं टाइमलाइन आप लोगों को दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो थोड़ा सा एलिमिनेट करना था आप लोगों को और थोड़ी सी जो चीज़ें हैं आप लोगों की वो आप लोगों ने लॉजिक लगानी थी। मैं आप लोगों को वैसे जो है पूरा का पूरा ही पढ़ाऊंगा आपको, दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, मुगल सल्तनत पूरा पढ़ाऊंगा। और मुगल सल्तनत के बीच में शेरशाह सूरी जो बीच में से घुस गए थे एकदम, ठीक है, मैं भी आऊँगा करके, तो वो आप लोगों को बताऊंगा मैं। अगर आप लोगों को किसी को जानना है तो मुझे जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि जी सर बता दीजिए शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में मैं लास्ट में आपको, लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके लास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? अब शिवाजी महाराज के समकालीन थे ये बोला गया है आप लोगों को, शिवाजी महाराज के समकालीन थे, शिवाजी महाराज जिस समय के थे उसी समय के थे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब आप लोगों को में से अगर किसी को नहीं पता कि शिवाजी कौन है, ठीक है, ठीक है, शिवाजी जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर में महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज ने। अब शिवाजी महाराज के समय के ही कौन थे? तो संत तुकाराम जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, शिवाजी महाराज के समकालीन थे। मैं आप लोगों को बाकी के भी बारे में बता देता हूँ, जैसे शंकराचार्य जो है, ये शंकराचार्य जो है आप लोगों को याद रखना है केरला के अंदर में जो है इनका जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी के अंदर में, 8वीं शताब्दी में। जबकि अगर मैं शिवाजी की बात करूँ आप लोगों से तो 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ था, 1630 में, ठीक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 के अंदर में शिवाजी का, ये याद रखेंगे आप लोग। तो सबसे पास में कौन दिख रहे जो शिवाजी के समकालीन थे, शिवाजी के समय काल के थे? तो संत तुकाराम, ये आप लोग देख सकते हो महाराष्ट्र में, ठीक है, संत तुकाराम। बाकी अगर नामदेव की भी बात करेंगे तो ये आपके 12वीं 13वीं शताब्दी के अंदर में थे, 13वीं और 14वीं शताब्दी के थे नामदेव। तो संत तुकाराम ही अकेले है जो शिवाजी के समकालीन थे। चैतन्य प्रभु जो है आपके, ये भी उनसे पहले ही हो चुके थे, ठीक है, 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ और 16वीं शताब्दी के अंदर में उन्होंने काम किया था। बंगाल के इलाके में चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य प्रभु भी उनको कहा जाता है। तो संत तुकाराम ऐसे थे जो शिवाजी के समकालीन थे। तो आप लोगों से बोला जा सकता है शिवाजी कौन सी शताब्दी में थे? तो 17वीं शताब्दी में। संत तुकाराम ने मराठी भाषा में जो है वो भजन लिखे, मराठी भाषा के अंदर में उनको अभंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभंग। तो अभंग का मतलब क्या होता है? और अभंग का मतलब होता है मराठी भाषा में लिखे गए आपके सॉन्ग्स, ठीक है, मराठी भाषा में लिखे गए सॉन्ग्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के। तो देखो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो है धीरे धीरे कब्जा किया। पहले बंगाल के इलाके पे कब्जा किया, फिर मद्रास के ऊपर में, फिर बॉम्बे जो है उनको गिफ्ट में मिल गया था डाउरी में। तो बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करता था, पहले गवर्नर, यहाँ का गवर्नर, यहाँ का गवर्नर, यहाँ का गवर्नर, ठीक है। तो बंगाल के पहले गवर्नर थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन गवर्नर जनरल कौन बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ना फ्रेंड्स आपको याद रखना है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। अगर आपसे गवर्नर पूछा जाता, केवल गवर्नर, ठीक है, केवल गवर्नर बोला जाता तो आप लोगों का आंसर रॉबर्ट क्लाइव होता। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे गवर्नर जनरल पूछा गया था और आप लोग देखिए एग्जामिनर ने कितना आप लोगों को फंसाने की कोशिश की है। पहला ही ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव दे दिया उसने, जबकि आंसर क्या होना चाहिए? वॉरेन हेस्टिंग्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये याद रखना है आप लोगों ने 1774 से 1785 तक, ठीक है, इन्होंने क्या किया है? बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ओके। बाकी के लॉर्ड लिटन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लॉर्ड लिटन जो है इनके बारे में आप लोगों ने ये जानना है कि 1776 से 1780 के बीच में थे और इनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय। तो अगर स्थानीय भाषा का कोई अखबार छप रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा। अगर हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली भाषा का कोई अखबार है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ तो नहीं लिखा है। अगर अंग्रेजों ने अप्रूव किया तभी आप छाप सकते हो, नहीं तो नहीं छाप सकते। अगर आपने अंग्रेजों की बिना मंजूरी के कुछ भी छापा और सर्कुलेट किया तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएंगी। तो ऐसा खतरनाक सा कानून लॉर्ड लिटन लेकर आया था। लॉर्ड रिपन जो है ये बहुत अच्छे थे। लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोगों को बता दूं, लॉर्ड रिपन ने एक बार कहा था कि इनका दिल जो है अपने देश से ज़्यादा भारत के लिए धड़कता है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छे थे, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। पहली बार जो जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना, नियमित मतलब रेगुलर रूप से चालू हुई थी 1881 में, 1881 के अंदर में जो जनगणना स्टार्ट हुई
रेगुलर रूप से, वो आप लोगों की लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुई थी। कारखाना अधिनियम इन्होंने पास किया था 1881 के अंदर, हमें इल्बर्ट बिल इन्हीं के समय में आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, लेकिन आपके गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सभी लोग एक बार कमेंट में लिख देंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। बंगाल के गवर्नर कौन थे पहले, ये अगर आप लोगों से पोल दिया जाए, बंगाल के पहले गवर्नर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल। एक बार सभी के सभी लोग लिख दीजिए, ठीक है, सभी के सभी लोग जल्दी से लिख दीजिए। अंग्रेजों को बंगाली आती थी क्या सर? ठीक है, उनके पास में बहुत सारे थे गद्दार, ठीक है। हमारा भारत जो है ना, नमक बनाने वाले देशों के मामले में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम बनाने वाले के लोगों के अंदर में पहले नंबर पे आता है हमारा देश, ठीक है। तो बहुत सारे लोग थे भारत के अंदर में जो अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे, अंग्रेज़ों की मदद करते थे और ट्रांसलेशन वगैरह का भी काम करके दिया करते थे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। चरक संहिता इज वर्क ऑन, चरक संहिता, तो चरक नाम के जो है फ्रेंड्स एक आपके, ठीक है, फिजिशियन थे चरक, तो इन्होंने चरक संहिता लिखी है, चरक ने चरक संहिता लिखी है। ये चरक संहिता जो है आप लोगों की मेडिसिन के ऊपर में लिखी गई बुक है। इसके अंदर में मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आप लोगों की चीज़ें हैं उसको आप लोगों को यहाँ पर में दर्शाया गया, उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, चरक संहिता के अंदर में। तो प्लीज़ इसको आप लोगों ने याद रखना है, चरक संहिता किस चीज़ से रिलेटेड है? तो चरक संहिता चरक आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चरक संहिता इज रिलेटेड टू मेडिसिन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूँ कि चरक संहिता के अंदर में काफ़ी सारी जो है आपके मेडिसिन के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप लोगों को बुखार आ जाए या मान लीजिए कि कोई छोटे मोटे से रोग हो जाए, सर दर्द हो रहा है, तो कौन सी दवाई ली जा सकती है, कौन सी औषधि ली जा सकती है, जड़ी बूटी ली जा सकती है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। चरक जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे, ठीक है, काफ़ी सारी मेडिसिन के बारे में बताया है। और ये किसके दरबार में दरबारी थे? किसके दरबार में थे ये भी क्वेश्चन आता है, कनिष्क के दरबार में दरबारी थे। अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट में पूछने वाला हूँ। चलो, पेपर मैंने आप लोगों का जो है यहाँ पर मैं आउट कर दिया। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि चरक जो है किसके दरबार में दरबारी चिकित्सक थे, तो आप लोग आंसर क्या करोगे? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से एकदम फास्ट सभी लोग आंसर कर देंगे यहाँ पर मैं, ओके। और जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो ना, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह पे शेयर कर दीजिए, ताकि मैं एनर्जी के साथ में और ज़्यादा एनर्जी के साथ में लंबे लंबे सेशंस आप लोगों के लिए ले सकूँ और पीटी आप लोगों का क्लियर करवा सकूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाली जोड़ी गलत है, कौन सा उस साल में नहीं हुआ था। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, मैं ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। कलिंग का जो युद्ध है वो ईसा मसीह के जन्म के भी पहले हुआ था। ये मान लो कि टाइम लाइन है हमारी, और अभी हम 2023 में हैं यहाँ पर में, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म जो है वो 2023 साल पहले हुआ था। वहाँ से हम लोग एडी में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 एडी, 2023 एडी में हम लोग, ठीक है, एडी में, ठीक है, एनो डोमिनी बोला जाता है, एडी में है हम लोग। अगर हम लोग ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करेंगे ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा जैसा उल्टा जाते हो तो उसको बीसी में गिना जाता है, बिफोर क्राइस्ट, इसको बोलते हैं बिफोर, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व इसको बोलते हैं हम लोग, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म के भी 261 साल पहले कलिंग का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अशोका ने ये लड़ा था और इसके बाद में अशोका ने लड़ाई करना छोड़ दिया और लड़ाई उसने छोड़ दी थी और धर्म के रास्ते पर चला गया था। तो ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये वाला पहला वाला जो है बिल्कुल सही है आपका, ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद में शक ईरा, शक संवंत, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स, शक संवंत जो है आप लोगों का, इसकी शुरुआत कनिष्क ने करवाई थी, कनिष्क ने 78 एडी में। तो कनिष्क नाम का जो राजा था ना, अभी मैंने आपको बताया कनिष्क, ये राजा बना था, कब बना था राजा? 78 एडी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद। तो अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में उसने एक नया कैलेंडर चलाया था जिसको आप लोग शक ईरा कहते हो। तो शक ईरा जो है, ये याद रखना है, आज भी हमारे भारत के अंदर में इस्तेमाल होता है शक ईरा, शक संवंत। तो शक संवंत की शुरुआत जो है वो 78 एडी के अंदर में हुई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, मुस्लिम लोग जो है जो हज़रत मोहम्मद थे, उन्होंने मक्का शहर से, ठीक है, मक्का नाम का जो शहर था वहाँ से उन्होंने हिजरत की थी। हिजरत का मतलब होता है कि उन्होंने ट्रैवल किया था, कहाँ पर में? मदीना में, ठीक है, मदीना में।
तो उस साल से जिस साल उन्होंने ये हिजरत की थी, मक्का से मदीना गए थे, वहां से हिजरी सन शुरू होता है, हिजरी सन। इसी को मुस्लिम युग की शुरुआत माना जाता है, इसको हिजरी बोला जाता है, हिजरी। हिजरत का मतलब होता है, ठीक है, हिजरी सन, हिजरी जो है कैलेंडर इसको बोलते हैं, यहाँ से शुरू होता है 622, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 622 साल बाद से मुस्लिम युग की शुरुआत होती है, जिस साल हज़रत मोहम्मद ने मक्का से मदीना के लिए सफ़र शुरू किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, आपका एक नंबर यहाँ क्लियर हो जाता है। अब औरंगजेब की जो डेथ थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1707 में, 1707 में, 1709 में नहीं हुई थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा है। देखो अब आपका एक ही क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स कवर हो गए आपके। मेरे को अब एक एक करके बताओ, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? एक एक बच्चे का आंसर कमेंट में चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। अगर आप लोग करना चाहते हो ना अच्छे से क्लियर, करना है कि नहीं करना है? अच्छे से क्लियर करना है ना? बताओ कलिंग का युद्ध कब हुआ था, बिना देखे बताओ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कमेंट के अंदर में लिखना है आप लोगों ने कि कलिंग का युद्ध कौन से साल में हुआ था। एडी और बीसी बराबर से लिखोगे कमेंट बॉक्स के अंदर में आप लोग। मेरे को बताओ आप लोग की हिजरी सन कब से स्टार्ट हुआ था? हिजरी सन जो है ये मुस्लिम लोगों का, जो मुस्लिम धर्म है उसका कैलेंडर है। जो भी मुस्लिम जो तारीख होती है वो हिजरी सन में गिनी जाती है। 622 एडी में हिजरी सन का पहला साल था, तो 622 एडी से हिजरी सन स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है जो कनिष्क नाम का राजा था, कनिष्क नाम का जो कुषाण राजा था, ठीक है, उसने अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में 78 एडी में, 78 एडी में उसने शक संवंत नाम का कैलेंडर चलाया था, जो आज हमारे भारत के अंदर में चलता है। तो शक संवंत कब स्टार्ट हुआ था? 78 एडी के अंदर में। ये सारी की सारी चीजें मेरे को एक एक बच्चे से लिखकर चाहिए यहां पर में कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखो आप लोग, ठीक है। सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में सारे के सारे लोग यहां पर में आंसर कर देंगे, सभी के सभी लोग, ओके। सभी के सभी लोग आंसर कर देंगे यहां पर में। जी हाँ, बिहार एस्टेट की भी किड्स क्रिएटिव जी बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन गुजरात वाले एग्जाम में आया था सर। चलो नेहा रानी ने बोल दिया आया था। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी ये भी लिख दो सभी लोग कमेंट के अंदर में। और एक बार लाइक एंड शेयर कर दो यार, सभी लोग जहां जहां शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से कर लो आप लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जल्दी जल्दी से बता दो आप लोग, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है ये बताएंगे सभी के सभी लोग। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैंने ऑप्शन क्यों नहीं दिया आप लोगों को नीचे में? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे जो है आपका, ठीक है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे जो है यहां पर मैं क्या करें, कमेंट करके आंसर करें। जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर मैं, ओके। सभी के सभी लोग कमेंट करके आंसर करेंगे कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है। सभी के सभी लोग कमेंट में आंसर्स आ जाने चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी, इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो ये भारत के पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन भी थे। ये पहले पूरे एशिया के व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के अंदर में चुने गए थे। ब्रिटिश संसद के अंदर में, संसद ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर में चुने गए थे। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाकर चुन लिए गए। देखो मतलब तुम्हारा भाई कितना, मतलब भाई यहाँ पर मैं समझिए आप लोग, ठीक है, बड़ा इंसान था। डायरेक्टली ब्रिटेन की संसद में जाकर चुन लिए गए वो, पहले इंडियन और पहले एशियन, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दूसरा वाला अधिवेशन था, सेकंड वाला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी कलकत्ता के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, रिवीजन करा रहा हूं, याद रखेंगे। कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था उसके अंदर में इन्होंने अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, एक उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक बुक इन्होंने लिखी थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। बता सकते हैं आप लोग उस बुक का नाम क्या है? बहुत ही फेमस वाली बुक है, जिसने भी बता दिया उसको जो है फ्रेंड्स 1-1 रुपए वाली जो है इक्लियर्स चॉकलेट, ओके। जल्दी से बताइए। तो देखिए आंसर क्या होगा, पुअर्टी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया, ये नाम की जो पुस्तक है इन्होंने लिखी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में गरीबी और अब्रिटिश काल, अब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल नहीं, अब्रिटिश काल, अन ब्रिटिश रूल, अगर ब्रिटेन का शासन नहीं होता भारत में तो कैसा होता, वो इन्होंने बुक लिखी थी। तो पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिख लो आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ठीक है, कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की थी लंदन के अंदर में, ठीक है। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की इनकी सबसे फेमस पुस्तक है जो आप लोग याद रखोगे। ओके, नाउ ये क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। एक बार इसके लिए तो पोल भी दे देता हूं मैं, देखते हैं कि कितने लोग पोल के अंदर में सही आंसर लगा पाते हैं, ठीक है। पोल भी दे दे रहा हूं मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, पोल भी आप लोगों के लिए पुश कर दिया। चलिए 100 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि 1915-16 के अंदर में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग भारत में स्टार्ट हुई थी। होम रूल का मतलब क्या होता है? होम का मतलब होता है घर, रूल का मतलब होता है शासन। तो हमारे भारत के अंदर में इंडियन लोगों का शासन होना चाहिए, ये बात थी बेसिकली होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग जो है एक लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था पूना के अंदर में। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी जो अभी बिहार की एग्जाम हुई ना उसमें आया था कि लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर में स्टार्ट किया था। तो लोकमान्य तिलक ने पूना में स्टार्ट किया था, पूना में उसका हेडक्वार्टर था। और एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इन्होंने मद्रास के अंदर में स्टार्ट किया था, ठीक है। अडियार नाम की जगह है मद्रास में, वहां पर में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 89%, 88% लोगों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहेंगे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये याद रखना आप लोगों ने, एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग स्थापित किया था। इन्होंने पूना में किया था, इन्होंने जो है मद्रास में किया था, मद्रास के अंदर में। तो प्लीज ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा पहले इनमें से किसने किया था अगर ये बात पूछी जाए आप लोगों से तो क्या आंसर करोगे आप लोग? ठीक है, अच्छा चलो यार इतना खर्चा हो गया मालिक तो बता ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था, लोकमान्य तिलक ने, तिलक जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी इसको अप्रैल 1916 में, ठीक है। अप्रैल 1916 में पूना में इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ठीक है, एनी बेजेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स सितंबर 1916 में। तो पहले किसने स्टार्ट किया? पहले स्टार्ट किया था लोकमान्य तिलक ने। अच्छा एक चीज आप लोगों को बताऊं, राज की बात किसी को बताओगे तो नहीं ना आप लोग, ठीक है। ये 1916 में दोनों ने स्टार्ट की, दोनों को मर्ज कर दिया गया था, पता है कब? ठीक है 1918 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। लोकमान्य तिलक और एनी बेजेंट के होम रूल लीग को कब मर्ज कर दिया गया? तो कब मर्ज कर दिया गया था? 1918 में। दोनों को आपस में सिर्फ होम रूल लीग ऑफ इंडिया बना दिया गया, अलग अलग जो थे ना उसको बना दिया गया, एक कर दिया गया। बोले अलग अलग क्यों, दुकान खोलना, एक ही दुकान के अंदर में काम चलाएंगे यहाँ पर में। तो लोकमान्य तिलक और एनी बेजेंट के होम रूल लीग को मर्ज कर दिया गया 1918 में। अच्छा एक और चीज आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को, होम रूल लीग जो 1918 में बनी थी आप लोगों की, ठीक है, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी मर्ज कर दिया गया, आईएनसी में फिर से मर्ज कर दिया। गांधी जी का हाथ था इसके अंदर में। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसको मर्ज कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तब से होम रूल लीग का खत्मा हो गया, वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में मर्ज हो गई। तो चलो मैं आप लोगों से लास्ट में पूछूंगा, लोकमान्य तिलक और एनी बेजेंट के होम रूल लीग को कब मर्ज किया गया था? 1918 में। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान से देखो। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब मर्ज किया गया था? 1920 में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। ओके 107 हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में कॉन्करेंट व्यूवर्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आज हम लोगों ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। रोज हम लोग एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। चलो बताओ, देखते इसका आंसर कौन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया, आपको बताना है कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। ए का रिलेशन किसके साथ में? देखो ये आर जो लिखा है ना ये रिलेशन है, रिलेशन। ओके आर मतलब रिलेशन। बताइए आर का रिलेशन, ए का रिलेशन किसके साथ में है, बी का किसके साथ में, तीन का किसके, सी का किसके साथ में है, डी का किसके साथ में है, आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स पर्टिकुलरली ब्राह्मो समाज की, तो ब्राह्मो समाज की का रिलेशन, कोई ना कोई रिलेशन होगा उनका, या तो संस्थापक होंगे या उसके साथ जुड़े हुए होंगे। तो आपका राजा राम मोहन रॉय, सिंपल सी बात है, ए की जोड़ी जो है वो 3 के साथ में लगने वाली है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। कितने लोगों को पता था ये पॉइंट? राजा राम मोहन रॉय ने, ये आप लोगों ने एक पॉइंट कर लिया। ए की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ देखो ए की जोड़ी 2 के साथ लगाया है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? रामकृष्ण मिशन जो है फ्रेंड्स ये याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था बेल्लूर में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने आपका बंगाल कलकत्ता के पास में, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उनके गुरु के नाम के ऊपर में, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। तो बी की जो जोड़ी है वो लगेंगी 1 के साथ में, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। देखो
है ना, डी वाला एलिमिनेट हो गया आपका। एलिमिनेशन की टेक्निक से आगे बढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, बॉम्बे में उसकी स्थापना हुई थी, बाद में उसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर लिया गया था। तो सी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है। यहाँ सी की जोड़ी जो है आप लोगों की दोनों जगह पे 2 के साथ में लगाई है। अब पूरा पूरा दारोमदार आ गया डी के ऊपर में। अब ये बताओ आप लोग, पूरा का पूरा दारोमदार आ गया डी के ऊपर में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र के अंदर में। सत्यशोधक समाज, ठीक है, ज्योतिराव फूले ने। तो डी की जोड़ी 5 के साथ लगने वाली है आपकी, और यहाँ डी की जोड़ी 4 के साथ लगी है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और केवल 49% लोगों ने सही आंसर दिया है। 49% लोगों ने, 49% लोगों ने। ठीक है, बाकी के जितने भी लोगों का गलत हुआ है वो मेरे को हाथ ऊपर करके जल्दी बता देंगे कि सर अब गलत नहीं करेंगे। एक बार गलत हो गया सर, अब गलत नहीं होगा। मेरे को आश्वासन दे दो जल्दी से कि अब गलत नहीं करेंगे। अब जो है सही होगा आप लोगों का, अब सही होगा। यहाँ पर मैं सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी, ये याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने। ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के द्वारा किया जा सकता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, राजस्थान के अंदर में खेजड़ी परियोजना है। खेतड़ी परियोजना, तो खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर में? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताना है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस चीज से रिलेटेड है? राजस्थान की खेतड़ी परियोजना, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं ना यहाँ पर मैं, तो वह राज्य, ठीक है, राजस्थान जो है ये सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कॉपर का, तांबे का। ठीक है, तो खेतड़ी परियोजना राजस्थान के अंदर में कॉपर से उत्पादन से रिलेटेड है। खेतड़ी परियोजना, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो मैं आप लोगों को बता दूं, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है वो तांबे के लिए फेमस है, और झुंझुनू जिला है राजस्थान का। ठीक है, वहां पर में ये परियोजना स्थित है, झुंझुनू जिले के अंदर में। खेतड़ी नाम का नगर है। भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की ये योजना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करके कंपनी है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये इस यहाँ से क्या करती है, वो निकालती है आपका, बेसिकली आप लोगों को, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये यहाँ से जो है कॉपर को निकालती है। तो खेतड़ी नाम की जो परियोजना है आप लोगों की, ये राजस्थान के अंदर में, ये याद रखना है, अलवर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेतड़ी से निकलता है आप लोगों का तांबा राजस्थान में, इसी वजह से ये फेमस है। ओके, चलिए, तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर में स्थित है, ये बताइए आप लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर में स्थित है? क्या बात है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पर में बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे, सभी के सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर में आप लोगों को जुड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और ज़्यादा एनर्जी के साथ में पढ़ा सकूँ। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आप लोगों का कहाँ पर में है? तो ये आप लोगों का आसाम के अंदर में मिलेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, आसाम के अंदर में है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क आप लोगों को याद रखेंगे। कान्हा नेशनल पार्क, मैं आपको इस पे ये क्यों करा रहा हूँ ये वाली चीजें, क्योंकि मैं यहाँ लास्ट में पूछने वाला हूँ आप लोगों से। पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क केरल के अंदर में है, और सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो आपसे एग्जाम में, आने वाली एग्जाम में पूछने वाले हैं, इसी वजह से करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को ये चीज। तो काजीरंगा आप लोगों को आसाम में आप लोगों ने बता दिया। ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा यहाँ पर में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में जो है ना आप लोगों का फ्रेंड्स, इस बार आप लोगों का गज उत्सव मनाया गया। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बता रहा हूं, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन। गज उत्सव कहाँ मनाया गया था? गज उत्सव कहाँ मनाया गया? गज उत्सव। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? मैं लास्ट में पूछूं ये आप लोगों से सवाल, रेडी हो आप लोग? पूछूं गज उत्सव कहाँ मनाया गया 2023 में? तो गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में मनाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। हाथी लोगों के लिए, हाथियों को और हाथियों की संख्या भारत के अंदर में कैसी बढ़ाई जा सकती है उसके लिए पूछूं मैं आप लोगों से। ठीक है, पूछूं आप लोगों से ये सवाल। ओके, चलिए, लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से मैं ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नदी तंत्र की नदियां है? हिमालय के अंदर में से हिमालय से निकलती है ये नदियां। तो कौन सी वाली नदियां है जो हिमालय से निकलती है, ये बताएंगे आप सभी लोग। इनमें से कौन सी वाली नदियां है जो हिमालय से निकलती है आप लोगों की? ठीक है, हिमालय से निकलती है। तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स हिमालय से निकलती है, ये आप लोगों को पता है। गंगा नदी है ना, गंगा नदी जो है आप लोगों की हिमालय से निकलती है। यहाँ पर में गंगोत्री नाम की एक जगह है उत्तराखंड के अंदर में, गोमुख नाम की जगह है गंगोत्री ग्लेशियर में, वहां से जो है गंगा नदी निकलती है आप लोगों की। ओके, उसके बाद में यहाँ पर में हिमालय में चेमा युंगडुन ग्लेशियर है आपका, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है इस तरीके से।
और फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। कावेरी नदी जो है ये यहाँ पर में निकलती है कर्नाटक से, फिर तमिलनाडु में होकर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी, कावेरी यहाँ से बहती है आपकी। और वही अगर मैं गोदावरी नदी की बात करूँ तो महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, नासिक से, और इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आप लोगों को यहाँ से क्या समझ में आया कि भाई कावेरी नदी जो है ये आपकी हिमालय से नहीं निकलती, गोदावरी नदी हिमालय से नहीं निकलती, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय से निकलती है। तो 2 और 3 आंसर होगा आप लोगों का, 2 और 3 आपका दिया ऑप्शन नंबर बी में। ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था आप लोगों का, एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो कितने लोगों का सही था यहाँ पर में हम लोग देख लेते हैं। 63% लोगों ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर में आंसर्स करते रहिए। क्या बात है फ्रेंड्स, कॉन्करेंट व्यूज जो है आप लोगों ने आज तो 120 से भी पार कर दिए है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे याद रखेंगे आप सभी लोग। तो गंगा नदी आप लोगों को देखना है यहाँ पर में, जो गंगा नदी है आप लोगों की, ठीक है, आपकी हिमालय से निकलने वाली है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी हिमालय से निकलती है। बाकी कावेरी और गोदावरी जो है नीचे यहाँ से निकलती है। अच्छा, 100 रुपये का जो नोट है, ठीक है, उसके ऊपर में किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं? 100 रुपये के नोट के ऊपर में ये बताइए आप लोग। ठीक है, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये क्वेश्चन का तो मैं पोल भी लूंगा आप लोगों से, जितने भी बच्चे लाइव है वो पोल में आंसर करेंगे, क्योंकि मुझे देखना है कि कितने लोग यहाँ पर में इसका आंसर कर पाते हैं। बताइए जल्दी से, पोल में भी आंसर कर दो यार यहाँ पर में आप लोग। ठीक है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? बताएंगे सभी लोग। देखिए, अगर मैं 100 रुपए के नोट की बात करूं फ्रेंड्स, तो 100 रुपए क्या है? 1 रुपए का नोट छोड़कर, 1 रुपए का नोट छोड़कर जितने भी नोट होते हैं आपके, जितने भी नोट हैं 1 रुपए के ऊपर के, उन सभी के ऊपर में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो केवल 65-66% लोगों ने ही आंसर दिया है। 66-67% लोग हो चुके हैं अब जिन्होंने यहाँ पर में आंसर दिया है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आरबीआई के गवर्नर होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। आरबीआई हमारे देश की केंद्रीय जो है बैंक है, सेंट्रल बैंक है हमारी। तो आरबीआई जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, आरबीआई जो है ये इसके गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं। अच्छा, 1 रुपए के नोट के ऊपर में क्यों नहीं होते आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर? ये तो 1 रुपए के नोट के साथ में नाइंसाफी है या नहीं? 1 रुपए के नोट के साथ में नाइंसाफी। 1 रुपए के नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर क्यों नहीं होते? मैं आपको बताऊं कारण, मैं आपको बताता हूँ, कोई आपको बताएगा नहीं कारण, ये मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से रखना, अगर कभी आप लोग जब अधिकारी बन जाओगे या फिर मान लीजिए आगे बढ़ गए, आपसे किसी ने पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए 1 रुपए का नोट जो है ना, हमारे कानून के हिसाब से सिक्का है, वो कॉइन है। केवल और केवल मेटल को बचाने के लिए युद्ध के समय में उसको नोट के फॉर्म में लाया गया था। तो हमारे देश में कानून के मुताबिक 1 रुपए का जो नोट होता है उसको सिक्का माना जाता है, उसको कॉइन माना जाता है, कॉइनेज एक्ट के जरिए। और कॉइन निकालने की, सिक्के निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है, और नोट निकालने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो जब 1 रुपए का नोट, उसको माना ही सिक्का जाता है, उसको कैटेगरी में रखा जाता है सिक्कों की, जबकि वो नोट है फिर भी उसको कैटेगरी में रखा जाता है सिक्के की। इसी वजह से उसके ऊपर में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, उसके ऊपर में फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट के ऊपर में, 1 रुपए का जो नोट होता है उसके ऊपर में फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। ये लिखो आप लोग, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है, ठीक है, 1 रुपए के नोट के ऊपर में आप लोगों को याद रखना है फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं, उसको सिक्का माना जाता है कॉइनेज एक्ट के तहत। जानबूझकर अंग्रेजों के समय से ये प्रथा चली आ रही है और अभी भी वही प्रथा चली रही है हमारी। ठीक है, चलिए ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 100 रुपए का जो नोट होता है आप लोगों का, ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 100 रुपीज, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, फेमा क्या है? फेमा, फेमा ये देखिए आप लोगों का जो है यहाँ पर में आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आप लोगों का एक क्वेश्चन यहां पर में बन गया इकोनॉमिक्स का। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा, लेकिन फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है आप लोगों को। ठीक है, पहले जो है ना आप लोगों का, पहले जो है ना इसको फेरा बोला जाता था, फेरा, फेरा बोला जाता था इसको। फिर 2000 के अंदर में, सन 2000 के अंदर में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसका नाम फेमा कर दिया गया। फेमा, फेमा, फेमा कर दिया गया इसका नाम। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज। भाई आप लोग जो है, मान लीजिए कि भगवान करे आप लोगों को जो है वो फिनलैंड की पीईटी की एग्जाम देने का मौका मिल जाए, या फिर अमेरिका की पीईटी आप लोग देने के लिए जा रहे हो अमेरिका के अंदर में, तो आप लोग रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? फॉरेन एक्सचेंज करोगे कि नहीं करोगे? फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो
ठीक है, रुपए को डॉलर में, दिनार में, ठीक है, या फिर आप लोग जो है युआन येन के अंदर में बदल रहे हो आप लोग, या और भी बहुत सारी जो करेंसीज है, रियाल है उसमें बदल रहे हो, तो आप लोगों का कोई कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वही है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज एक्ट जो है आप लोगों का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 2000 में आया था, सन 2000 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक्ट आया कब था, जो कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। ये जरूरी है। अगर मान लीजिए ये एक्ट नहीं होता तो ये हमारे देश के अंदर में बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देता कि कैसे एक्सचेंज करे। ठीक है, इस कानून के तहत ही सारे के सारे जितनी भी करेंसीज आपको एक्सचेंज करनी है कोई भी और करेंसी के अंदर में, ये एक्ट के तहत ही होती है। पहले इसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा बोला जाता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में आया था ये एक्ट, लेकिन 2000 में इसका नाम बदल के फेमा कर दिया गया। ओके, तो भाई नाम बदलने की परंपरा जो है बहुत पुरानी है हमारे भारत के अंदर में। क्या बात है, आप लोगों ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया फ्रेंड्स। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन की 150 का जो है हम लोगों ने आंकड़ा पार कर लिया पहली बार। ठीक है, यूपी परीक्षा के चैनल के ऊपर में 150 से ज्यादा बच्चे एक साथ देख रहे हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से, और यूपी परीक्षा परिवार की तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब तो मैं आप लोगों ओके, चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अब आवाज़ आने लगी होंगी। ठीक है, आवाज़ अब आने लगी होंगी आप लोगों को। ठीक है, मैं जो है मेरे माइक के तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बेचारे को भूख लग गई थी बहुत ज़ोर से, तो बेहोश होके जो है बंद पड़ गया, एकदम बेहोश होके। भाई मैं थक गया मैं तो। ठीक है, इतना काम कराता है यार, मैं दिन भर उससे बेचारे से इतनी सारी क्लासेस दिलवाता हूँ, ऑब्वियसली बात है बेचारा थक जाएगा। तो स्टेट लिस्ट के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है हमारे भारत सरकार के मतलब हमारे राज्य सरकार की सूची के अंदर में, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, स्टेट लिस्ट के अंदर में। ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर में। अच्छा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे। और एक बार यार जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज मुझे जो है आप लोगों की एनर्जी देती है कि और ज्यादा मैं मेहनत करूं आप लोगों से। ठीक है सर, आपने पूरा क्वेश्चन समझा दिया नीचे बैठकर, पर हमने कुछ सुना ही नहीं। तो आप लोग बताइए कि क्या वापस से समझा दूं मैं? अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वापस से भी समझा दूंगा। ओके,
तो शिक्षा का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, पर्टिकुलरली आर्टिकल नंबर 21A के अंदर में है। ठीक है, ये आर्टिकल आप लोगों का कौन से साल में जोड़ा गया, कौन सा ईयर था जब ये जोड़ा गया, जल्दी से मेरे बताने के पहले आप लोगों का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए, ईयर कौन सा था, कौन सा साल था। अच्छा, आप लोग जो है मुझे बताओगे कौन सा संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन, अरे चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिट रहा हूँ, संशोधन था, कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो जिसके जरिए लाया गया, तो 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो 2002 के अंदर में, जिसके तहत ये वाला आप लोगों का जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया था। ये आप लोगों को याद रखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल नंबर 21 शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड तो है, लेकिन ये संविधान के अंदर में कौन से साल में जोड़ा गया, सन 2002 के अंदर में जोड़ा गया। ये काफ़ी सारे लोग जो है मिस आउट कर जाते हैं, तो प्लीज़ इसको भी याद रखेंगे आप लोग। 86वें संविधान संशोधन के जरिए सभी लोग कमेंट में आंसर्स करते रहेंगे। तो आर्टिकल नंबर 21A राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के जरिए इसको जोड़ा गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलग जो है फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है। अल्पसंख्यक, देखो मैं आपको तीनों आर्टिकल्स बता दूं, अगर आप लोग कहो तो, आपकी इजाजत हो तो तीनों के तीनों आर्टिकल्स आप लोगों को समझा दूं मैं जल्दी से। चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान से समझना आप लोग। आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, 21 साल के होते हो आप लोग तो एक गाना गाने लगते हो आप लोग कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो राइट टू लाइफ, जिंदा रहने के लिए जो भी ज़रूरत है आप लोगों की वो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, राइट टू लाइफ, जिंदगी का अधिकार 21 आर्टिकल नंबर 21 में है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 24 जो है आप लोगों को ये अधिकार देता है कि अगर आप 14 साल से छोटे हो, ठीक है, तो हानिकारक जगहों के ऊपर में 14 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को हानिकारक जगहों पर नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। हानिकारक, केवल हानिकारक की बात हुई है यहाँ पर मैं, फिर बाद में हम लोगों ने बाल मजदूरी को अलग कानून से जो है खत्म किया है। हानिकारक जगह पर, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, एम्प्लॉय इनको नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता हानिकारक जगह पर 14 साल से छोटे बच्चों को। आर्टिकल नंबर 24 में दिया है, तो सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर मैं अभी के अभी लिखो। यहाँ पर मैं आप लोग आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में जिंदगी के बारे में बताया गया आपका। आर्टिकल नंबर 21 जो है आपका कि जिंदगी का अधिकार, राइट टू लाइफ। आर्टिकल नंबर 24 जो है ये आपका बोलता है छोटे बच्चे, 14 साल से छोटे बच्चों को हानिकारक जगहों पर काम पर नहीं रख सकते। आर्टिकल नंबर 19 जो है, आर्टिकल नंबर 29 जो है आपका 29, ये आप लोगों से कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जिनकी संख्या कम हो, जिनकी संख्या कम हो, संख्या कम हो, उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, माइनॉरिटी बोलते हैं। अब ये जो माइनॉरिटी है आप लोगों की दो प्रकार की हो सकती है। माइनॉरिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि माइनॉरिटी कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है धर्म के आधार पर और दूसरी होती है भाषा के आधार पर। भाषा, अब देखिए हमारे भारत के अंदर में हिंदू धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे माइनॉरिटी में आते हैं, वो सारे के सारे अल्पसंख्यक में आते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है भारत में। और भाषा के आधार पर जो है ना, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जैसे यूपी के अंदर में हिंदी को छोड़कर जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, अल्पसंख्यक है, हिंदी को छोड़कर, क्योंकि मेजोरिटी लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। तो यूपी में हिंदी को छोड़कर जितनी भी भाषाएं हैं वो अल्पसंख्यक के अंदर में आएंगी। जैसे तमिल भाषा का कोई व्यक्ति है, तमिल भाषा का है वो व्यक्ति, तो वो क्या हो जाएगा, यूपी में अल्पसंख्यक हो जाएगा और उसको अधिकार मिल जाएगा कि वो तमिल भाषा का कोई कॉलेज यूपी के अंदर में खोल सके। पंजाबी व्यक्ति को आके यूपी के अंदर में पंजाबी भाषा का कोई लेक्चर, कोई जो है इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, धर्म और भाषा के आधार पर माइनॉरिटी हो सकती है। धर्म तो पूरे देश के अंदर में है, ठीक है, हिंदुओं को छोड़कर। भाषा के आधार पर जो है अलग अलग राज्य के अंदर में अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर में आप जाओगे तो मराठी भाषा को छोड़कर सारी की सारी भाषाएं माइनॉरिटी में आती है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, मतलब करंट जो आपका जो ठोस होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, आपके घर के अंदर में वायर्स है ना, तो आपके घर के वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट जो है वो फ्लो होता है। बेसिकली करंट क्या चीज़ है, क्या है जो ऐसा जो फ्लो हो रहा है आप लोगों का, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो करंट मतलब क्या फ्लो हो रहा है ये बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, करंट मतलब क्या फ्लो हो रहा है, तो करंट का मतलब जो है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उसमें से। तो जो वायर है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बोल रहे हैं हम तो चले, और वही जो फ्लो हो रहा है ना वही आपका करंट का फ्लो है।
तो ये याद रखना आपने, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप लोगों के, वो फ्लो होते हैं, उसी को करंट फ्लो बोला जाता है। ये याद रखना आप लोगों ने। तो धारा जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही आप लोगों का बेसिकली करंट का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है आप लोगों के? ये मान लीजिए आपका परमाणु है, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस नाभिक, और उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है, आप लोगों के पहली कक्षा के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, दूसरी कक्षा के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, आप लोगों के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं दूसरी कक्षा के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अलग अलग कक्षाओं के अंदर में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को मिलेंगे मैक्सिमम। तो जे थॉमसन जो थे, इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। ये याद रखना है आप लोगों ने। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो अपने एटम को छोड़कर इधर उधर घूमते रहते हैं, नादान परिंदे होते हैं वो, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, मतलब किधर भी घूमते रहते हो। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो प्रवाह करते हैं, उसी को आप लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कहते हो। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा, एक पर्टिकुलर एक और क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। बताएंगे सभी लोग, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष। अभी मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पर अभी आप लोगों से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ आप लोगों से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाला हूँ मैं आप लोगों से अभी, और आप लोगों ने सभी ने कमेंट्स में आंसर करना है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर में मैं रहता हूँ, ये अर्थ है मेरी, ठीक है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, और मुझे जो है ना एक बहुत दूर के गोले में रहने वाली एलियन से प्यार हो गया, ठीक है, एलियन है ये, मतलब दूसरे ग्रह पर रहती है। अब ये कितने दूर रहती है? ठीक है, बहुत दूर। मतलब अगर मैं यहाँ से प्रकाश की गति से भी मैं अगर मान लीजिए यहाँ से निकला, प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड है, इतनी ज़्यादा है कि 1 सेकेंड के अंदर में हमारे पृथ्वी का 7 बार चक्कर लगा लेगा प्रकाश, इतनी ज़्यादा स्पीड है। अगर इतनी ज़्यादा स्पीड से भी मैं निकलूंगा, ठीक है, और मान लीजिए कि मुझे 1 साल लग गया वहां तक पहुंचने में, तो ये जो डिस्टेंस है ना, उसको 1 प्रकाश वर्ष बोला जाता है। इस डिस्टेंस को 1 प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश को 1 साल में जितनी दूरी तय करने में समय लगता है, क्योंकि प्रकाश की एक निश्चित गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये पूरा करने के लिए प्रकाश को, ठीक है, इतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, उसको पूरा करने में प्रकाश को 1 साल में जितनी दूरी तय करेगा प्रकाश, उसको 1 प्रकाश वर्ष कहा जाएगा। मान लीजिए कि इसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, और मैंने क्या किया, ठीक है, अपनी खोज जारी रखी। एक बहुत दूर के गोले के ऊपर में एक और मेरे को जो है यहाँ पर ठीक है, मिल गया कोई, और यहाँ से मैं निकला, और मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लीजिए प्रकाश की गति से 5 साल लग गए, 5 ईयर्स लग गए। तो मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 5 प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है। मतलब लाइट ईयर जो है आप लोगों का, ये समय का मापन नहीं है, ये डिस्टेंस का है, ठीक है, डिस्टेंस का मापन है। तो आपको याद रखना है कि 1 साल में जो लाइट वैक्यूम के अंदर में दूरी तय करती है, उसको आप लोग कहते हो, ठीक है, उसको आप लोग कहते हो लाइट ईयर। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो पृथ्वी से हमारा जो सबसे पास का जो है आप लोगों का बेसिकली जो तारा है सूरज के बाद में, तो सौर मंडल के बाहर हमारा सबसे पास का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। 1 नंबर का क्वेश्चन और बन गया आप लोगों का, 1 नंबर का क्वेश्चन और बन गया। लीजिए, हमारे सबसे पास का तारा तो हमारा सूरज है, तारा है ना सूरज, सन, लेकिन सन के अलावा सौर मंडल के बाहर हमारा दूसरे नंबर का जो है यहाँ पर में सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में प्रॉक्सिमा सेंटोरी। सभी लोग लिखिए यहाँ पर में, प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है ये क्या है? हमारे सबसे नज़दीकी तारा है सूरज के बाद में, सौर मंडल के बाहर सबसे नज़दीकी तारा। वहाँ तक भी अगर आपको पहुँचना है तो 4.2 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से भी जाओगे तो वहाँ तक पहुँचने में आपको जो है 4.2 साल लग जाएंगे। अच्छा, अगर आज की जो करंट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी की स्पीड से मेरे को वहाँ तक जाना है कि भाई मेरे को तो यार कुछ नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे को प्रॉक्सिमा सेंटोरी पे जाके बसना है, वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा मैं पीईटी के बच्चों को, ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी पे जाके पढ़ाना है, मान लो उधर के कोई ग्रह है उनको पढ़ाना है मेरे को जाके, तो अगर मैं आज की टेक्नोलॉजी से भी जाऊँगा ना वहाँ, तो मेरे को 86,000 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। आज की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड तो है ही नहीं हमारे पास, जो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड है उससे भी मेरे को 86,000 साल लगने वाले हैं, ठीक है।
ओके चलिए, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बताइए यहाँ पर में। ब्लीचिंग पाउडर जो है आप लोगों को बताना है कि इसको आप लोग रासायनिक रूप से क्या कह सकते हो ब्लीचिंग पाउडर को, ये बताइए आप सभी लोग। वैसे तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग सारे ही बता दो यार, इतना खर्चा हो गया मालिक, तो बता ही दो सारा का सारा आप लोग। बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, अगर मैं आपसे बात करूं ब्लीचिंग पाउडर की, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आप लोगों का, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जो जिप्सम होता है आप लोगों को उसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, जिप्सम, जिसका इस्तेमाल आप लोग बेसिकली आप लोग जो ये करते हो ना, आप लोग लगाते हो, आप लोग अपनी छत वगैरह के ऊपर में, उसके ऊपर में आप लोग लगाते हो। सोडियम क्लोराइड जो है आप लोगों का साधारण नमक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या है, खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सभी लोग लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये आपका खाने का सोडा है। जल्दी से इसका फॉर्मूला लिखो, जल्दी से सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, तो खाने का सोडा जो है आपका उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने का सोडा, आपका खाने का सोडा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, खाने का सोडा है आप लोगों का सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है आप लोगों का ये है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने के लिए, कपड़े वगैरह के ऊपर में ब्लीच करने के लिए आप लोगों का इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। और सोडियम क्लोराइड तो सिंपल सा है, NaCl नमक आप लोगों का। अच्छा, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, मतलब 18 कैरेट गोल्ड है आपका। ठीक है, तो बताइए ये कितना परसेंट है प्योर गोल्ड का। मैं आपको ना फॉर्मूला बताता हूँ इसको निकालने का। सर कोर्स कैसे लेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर में सिंपल सी बात है, 96978844 इस नंबर पे कॉल करो आप, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। 9697888844। अच्छा, इसके अलावा यूपी परीक्षा करके एक आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना है आप लोगों ने। यूपी परीक्षा आपको जो है पिंड कमेंट के अंदर में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा, यूपी परीक्षा सर्च करना आप लोग। ठीक है, यूपी परीक्षा, उसके अंदर में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो यूपी परीक्षा ग्रुप के अंदर में। ओके चलिए, तो यहाँ पर मैं आपका आंसर क्या होगा, मैं आप लोगों को ना इसका फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कैरेट निकालना है, जैसे 18 कैरेट आपको निकालना है कि 18 कैरेट कितना होता है, तो 24 कैरेट का मतलब होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट खरा सोना, तो डिवाइड बाय 24 करना है आपने और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिए यहाँ पर में, कितना होगा यहाँ पर में, ये आप लोगों का हो जाता है 6 से काटोगे 3 बार कटेगा, और 6 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 एकम 4, और 25 बार काटोगे तो 100 से कटेगा, 25 तिया 75 होता है आपका, 75। तो 75% है ये आप लोगों का। अगर वही मैं अगर आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, आप लोगों का, ठीक है, कि भाई आपका जो है कोई और भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, मैं आपसे जो है मान लीजिए कि आपसे 16 कैरेट आप लोगों से पूछता, तो 16 को आप 24 से डिवाइड करते और मल्टीप्लाई कर देते आप लोग 100 से। ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी आप लोगों का हो जाता है यहाँ पर में, जो भी आप लोगों का यहाँ पर में आंसर आता, आप लोग यहाँ पर में 2 से काट सकते थे, 8 बाय जो है यहाँ पर में आप लोगों का हो जाएगा 12। ठीक है, 8/12। ठीक है, 2 बार कटेगा ये 3 बार कटेगा आप लोगों का। ठीक है, 3 बार कटेगा आप लोगों का। इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते थे। ठीक है, अलग अलग प्रतिशत आप लोगों का निकाला जा सकता है। तो 2 से काटोगे तो 8 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 12 बार कटेगा। ठीक है, तो ये 2 बार कटेगा और ये जो है ये 3 बार कटेगा, तो 2/3 गुना 100, इस तरीके से आप लोग कर सकते थे। और 2/3 का मतलब कितना होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, 66.67% होता है आप लोगों का। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता था इस चीज़ को आप लोगों का। ओके, बाकी 15% का 18% का यहाँ पर मैं दिया हुआ है, लेकिन मैंने 16 कैरेट भी आपको निकालना सिखा दिया। सिंपल सी बात है, आप लोग निकाल सकते हो, ये फ्रैक्शन आना चाहिए बस आप लोगों को। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है आराम से आप लोग कर सकते थे। ठीक है, 60,000 भाव है सर। चलिए, तो देखो अपने अगर उसका भाव बढ़ रहा है, सोने का भाव बढ़ रहा है, आपको अपना भी भाव बढ़ाना है। और आप अपना भाव कैसे बढ़ा सकते हो, मेहनत करके। सोना जो है ना, वो सोना क्यों बना है, क्योंकि वो तपा है बहुत ज़्यादा। सूरज के जो जो तारे होते हैं ना, उसकी कोर में जो उसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, सूरज जो जो अलग अलग तारे होते हैं, उनकी कोर के अंदर में बनता है सोना।
जितना भी हमारे पृथ्वी के ऊपर में सोना है वो कहाँ से आया, कभी रिसर्च करके देखना आप वो सोना कहाँ से आया है। वो सोना जो है ना कभी किसी ना किसी जो तारा है उसके अंदर में बना था। जब वो तारा ब्लास्ट हुआ और वो सोना पूरे अंतरिक्ष में फैल गया तो उसमें से कुछ सोना हमारे पृथ्वी के ऊपर में गिरा था, ठीक है। वही सोने को आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो इतना ज़्यादा रेयर है, इतना ज़्यादा कीमती है। ओके, तो कीमती होने के लिए जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ओके, चलिए, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे। आप लोग जितना भी कैरेट है उसको डिवाइड बाय 24 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, आप लोगों को मिल जाएगा उसका प्रतिशत। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। जल्दी जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर भी कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार सभी लोग। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं यूपी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? संतरा, ठीक है। संतरे के अंदर में क्या पाया जाता है? कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए संतरे के अंदर में क्या पाया जाता है? कौन सा वाला जो है आप लोगों को विटामिन मिलेगा संतरे के अंदर में? अच्छा, उस विटामिन का जो है आप लोग नाम भी बता दोगे मुझे, उस विटामिन को आप लोग क्या कहते हो? उस विटामिन का उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो संतरे के अंदर में बहुतायत मात्रा के अंदर में जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे जो फल होते हैं ना उसमें विटामिन सी पाया जाता है आप लोगों का, और इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक, कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहा जाता है आप लोगों का। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये याद रखना है आप लोगों ने, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहते हैं। जितने भी खट्टे फल है आप लोगों के, इसके अलावा जो है आप लोगों के कुछ ऐसे फल जो खट्टे नहीं हैं उनमें भी पाया जाता है, लेकिन जो खट्टे फल है उनके अंदर में बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, एक है ब्रोकली, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ब्रोकली। ये ब्रोकली जो है ना, ये जब अभी कोविड का समय चल रहा था, तो कोविड का जब समय चल रहा था पेंडेमिक का, उस समय में डॉक्टर लोग जो है बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे थे ब्रोकली खाओ, ब्रोकली खाओ। ये जो है आप लोगों की फूल गोभी उसकी तरह दिखती है, ठीक है, फूल गोभी की तरह ही लगती है खाने में थोड़ी बहुत ब्रोकली। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में आप लोगों का क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। तो विटामिन सी ब्रोकली के अंदर में भी पाया जाता है, ये याद रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। ओके, बाकी मैं विटामिन ए की बात करूँ तो इसको रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल कहा जाता है इसको, रेटिनॉल, ये याद रखना है आप लोगों ने। विटामिन बी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं आप लोगों के, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, अलग अलग प्रकार के विटामिन। विटामिन बी जो है पूरा का पूरा एक परिवार ही है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ये भी आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा गया। कितने भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं? ये क्वेश्चन का तो आंसर यार आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में दे सकते हो, और एक पोल भी हो ही जाए इसका, ठीक है। देखे तो कितने लोग सही आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर में। भारत के कितने राज्य? 197 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, क्या बात है। 167 कॉन्करेंट व्यूअर्स है, तो आज तो आप लोगों ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आप सभी लोगों का जो है फ्रेंड्स दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को बधाई, ठीक है, आपके अपने परिवार की इतनी ज़्यादा प्रगति के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखिए फ्रेंड्स, एक अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, 5, 4, 3, 2, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर में ए जो है सबसे ज़्यादा लोग आंसर लगा रहे हैं 5 राज्य। बट आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो है, ठीक है, आप लोगों ने जो है नाम भी बताने कौन कौन से राज्य है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, नाम भी बताना है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स नेपाल की, तो नेपाल यहाँ पर मैं आप लोगों का, नेपाल के साथ में अगर मैं ऊपर से बात करूं तो ये उत्तराखंड जो है सीमा साझा करता है, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश जो है ये सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में। बिहार जो है ये सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में, और सिक्किम करता है। ये तो सारे लोगों को पता है, बट लोग भूल जाते हैं कि भाई यहाँ पर में पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, छोटी सी सीमा वो भी साझा करता है नेपाल के साथ में। तो 5 राज्य कौन कौन से है, ठीक है, 5 राज्य है, लेकिन ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आप लोगों के? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। लेकिन ये 5वें नंबर का जो है ये पश्चिम बंगाल भी है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है वो नहीं करता है नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर, नेपाल के साथ में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, सिक्किम, ठीक है, आप लोगों का सिक्किम 4, और ये 5वें नंबर का है पश्चिम बंगाल, 5 ये है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 62% लोगों ने बिल्कुल, ठीक है, जो है ये आंसर किया। कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है मतलब भूकंप आया है, कहाँ पर में भूकंप आया है?
जल्दी से चलिए, 200 से ज़्यादा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लाइक्स हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है। हिंदी दिवस आप लोगों का कब मनाया जाता है ये तो आप लोग मुझे बताओगे ही, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक होता है आप लोगों का इंटरनेशनल हिंदी डे। इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ये भी आप लोग बता दोगे। चलो, हिंदी दिवस जो है ये बताएंगे और इंटरनेशनल हिंदी डे दोनों के दोनों आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर। मैं अगर मैं हिंदी दिवस की बात करूँ आप लोगों से, तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाते हैं हम लोग, नेशनल हिंदी डे, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है आप लोगों का राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पर मैं कि यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल हिंदी डे है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इंटरनेशनल, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में इंटरनेशनल हिंदी डे का भी, ठीक है। लेकिन इसका इतिहास भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल हिंदी डे, इंटरनेशनल वाला, ये तो नेशनल है, इंटरनेशनल ये बनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी। एक्चुअली इसका इतिहास ये है फ्रेंड्स कि 1975 में, 1975 के अंदर में, 1975 में, ठीक है, 1975 में नागपुर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कहाँ पर में, नागपुर के अंदर में, ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। विश्व हिंदी हिंदी सम्मेलन, ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन ये आयोजित हुआ था आप लोगों का, विश्व हिंदी सम्मेलन। इसी वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हर साल 10 जनवरी को जो है इंटरनेशनल हिंदी डे भी मनाते हैं, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन इसी दिन 1975 में नागपुर में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। चलिए, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, इनमें से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है? ये भी देखिए एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया वाला, सार्क देश। मैं धीरे 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 आप लोगों को क्या करूंगा, जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशंस है उन सभी को आप लोगों को याद करवा दूंगा। इनमें से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है? सार्क देश। अब ये सार्क का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। सार्क, ठीक है, सार्क देशों का सदस्य नहीं है। सार्क देश जो है फ्रेंड्स बेसिकली ये आपके साउथ एशियन कंट्रीज है आप लोगों की, ठीक है। साउथ एशियन कंट्रीज है आपकी, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अराउंड में जो कंट्रीज है उन लोगों का समूह है। इसकी सिंपल सी ट्रिक है एमबीबीएस पेन, सार्क देशों की एमबीबीएस पेन। एमबीबीएस, एम का मतलब है यहाँ पर में मालदीव्स, ठीक है, ये मालदीव्स जो है आपका, ठीक है, आइलैंड कंट्री है मालदीव्स, ठीक है। फिर बांग्लादेश है आपका, ठीक है, और फिर बी से है आपका भूटान, और एस से है श्रीलंका। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है? हमारा सबसे बड़ा दर्द कौन सा है? ठीक है, दर्द, हमारा दर्द कौन है? ठीक है, हमारा दर्द कौन है? जल्दी बताओ सभी लोग। सबसे बड़ा दर्द है हमारा, हमारा सबसे बड़ा दर्द है पाकिस्तान। ये याद रखना है आप लोगों ने, पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया, आई, आई मतलब मैं इंडिया, ठीक है, और एन फॉर नेपाल, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये 8 कंट्रीज जो है ये सार्क देशों का समूह बनाती है, सार्क देशों का समूह। तो प्लीज इसको याद रखोगे आप लोग, ये 8 देश आपके सार्क देशों के समूह हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सार्क समूह में कितने देश है ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन आप लोगों का यहाँ पर में, इसकी स्थापना आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी 1885 में हुई थी, 1885 के अंदर में। सार्क जो है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 1985 में, सॉरी, ठीक है, 1985 में, ठीक है। ढाका के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो काठमांडू में है, हेडक्वार्टर्स इसका काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, नेपाल में, काठमांडू में, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। देखो, स्थापना उसकी हुई थी ढाका में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में है? ठीक है, नेपाल के अंदर में। तो तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, वो वाली बात यहाँ पर में हो गई। ढाका में स्थापना हुई 1985 में, लेकिन हेडक्वार्टर बनाया गया काठमांडू नेपाल के अंदर में,
ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो फर्स्ट एशियन, पूरे एशिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने जो है वो नोबेल पुरस्कार जीता था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे? पूरे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के। और कौन सा साल था जहां पर में इन्होंने जीता था, कौन से साल में इन्होंने जीता था, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। और मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने ये जीता था 1913 में। इनको लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से क्षेत्र में मिला था। और मैं आपको बताऊं, कई सारे बच्चे होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से क्षेत्र में मिला था, तो कुछ लोग पता है यहाँ पर में, कुछ जो है यहाँ पर में जो सैंपल लोग होते हैं ना, नमूने, वो लगाते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। अरे रविंद्रनाथ टैगोर का फिजिक्स से क्या लेना देना है भाई, वो साहित्यकार थे। ठीक है, तो साहित्य के उनकी जो एक उनकी एक रचना थी फ्रेंड्स जिसके लिए उनको मिला था, वो भी बता देंगे आप लोग की कौन सी वाली रचना थी जिसके लिए उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उनकी कौन सी रचना थी, बहुत ही फेमस उनकी रचना है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि, गीतांजलि लिखो सभी लोग। गीतांजलि के लिए जो है इनको मिला था, ये गीतांजलि नाम की जो उनकी रचना थी उसको लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है फ्रेंड्स ये पहले एशियाई व्यक्ति पूरे एशिया के और भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, इन्होंने ही जो है गांधी जी को महात्मा कहा था। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था सबसे पहले? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो ये भी लिख दो आप सभी लोग, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर में, ठीक है, लिखते जाएंगे, सभी के सभी लोग। दानिश नाम है, ईशाना जी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो आप लोगों को जो है ना एक चीज याद रखना है फ्रेंड्स, एक सूरज, अगर हम लोग यहाँ पर में सूरज की बात करें तो सूरज के सबसे नजदीक वाला जो है हमारा ग्रह कौन सा है? टोटल कितने ग्रह है हमारे सूरज के आसपास में, टोटल कितने ग्रह है? तो आप लोग जो है ये याद रखेंगे, हमारे टोटल जो है यहाँ पर में 8 ग्रह है। मैं आपको ना एक बहुत ही प्यारा सा एनिमेशन दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए मर्क्यूरी सबसे पास में है, फिर दूसरे नंबर पे आती है बारी वीनस की, फिर तीसरे नंबर पे अर्थ, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, ठीक है, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मर्क्यूरी का मतलब होता है आप लोगों का बुध ग्रह। ठीक है, कौन सा वाला ग्रह? बुध ग्रह। फिर है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी है। ठीक है, तो पहले 3 के नाम आप लोग बताओ, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी। वीनस जो है इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आप लोगों का ये क्वेश्चन आप लोगों का कहाँ पूछा गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था फ्रेंड्स, आप लोगों के बिहार की जो टीचिंग एग्जाम हुई ना अभी, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वीनस को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद में मंगल ग्रह है आपका। तो पहले 4 ग्रह आपको याद हो गए। सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह है मर्क्यूरी या बुध ग्रह। सबसे पास का और सबसे छोटा, सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी है। सबसे छोटा भी है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहिए। अगर आप लोगों के जो है लाइक एंड शेयर्स आते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, उतना ज़्यादा जो है मोटिवेशन हो रहा है। देखिए मैं आप लोगों को छोड़ नहीं रहा अभी, आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा सकूँ मैं, और ज़्यादा आप लोग कर सके, क्योंकि आपके लाइक और शेयर्स आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग करते रहेंगे उतना ज़्यादा मुझे और मोटिवेशन मिलता रहेगा। मौर्यकालीन भारत के विवरण में इंडिका जो है उसके लेखक कौन है? मौर्य काल में लिखी गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मौर्य काल के अंदर में लिखी गई थी ये पुस्तक आप लोगों की। ठीक है, मर्क्यूरी नियरेस्ट है तो सबसे गर्म वीनस क्यों है? मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये पूछा जाए तो वीनस, जो शुक्र ग्रह है वो आंसर होगा। बट क्यों होगा वो भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। जी हाँ, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, उसकी ट्रिक्स है, ट्रिक है बिल्कुल। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ये भी बन सकती है उसकी ट्रिक, अलग अलग ट्रिक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर में जो मेगास्थनीज है फ्रेंड्स, उसने जो है ये इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। ये इंडिका नाम की पुस्तक लिखने वाला मेगास्थनीज भारत में क्या करने आया था, क्यों आया था ये? ठीक है, भारत में क्यों आया था? वो एक मूवी आई थी ना अभी आप लोगों की, कौन सी वाली मूवी थी जिसके अंदर में एक डायलॉग था, अपने बुआ के बगीचे में टहल रहा है क्या करके, जो इसमें बड़ा विवाद हो गया था। ठीक है, कि यार हनुमान जी ऐसी भाषा थोड़ी यूज़ कर सकते, लेकिन हम तो यूज़ कर सकते ना। ठीक है, तो मेगास्थनीज भाई साहब तुम क्यों आए थे? अपने बुआ के बगीचे में घूमने आए थे? नहीं नहीं दानिश सर, मैं जो है ना
यहाँ पर मैं भेजा गया था, हमारे राजा की बेटी आपके यहाँ बिहाई गई थी। तो राजा कौन था वो? देखो मैं आपको बताता हूँ, सेल्यूकस निकेटर नाम का राजा था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। इसने क्या किया, अपनी बेटी, ठीक है, इसकी जो बेटी थी हेलेना, हेलेना, उसका विवाह किया, उसका विवाह किया था, उसकी शादी की थी हमारे भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उसकी शादी की थी। तो जो है क्या किया, अपना एक जो एम्बेसडर था, अपना एक राजदूत था मेगास्थनीज, उसको भी साथ में भेज दिया, बोला कि जा, ठीक है, दोनों राज्यों के बीच में अच्छे संबंध रहे ये स्थापित करना। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज अब आया है दहेज में, तो काम थोड़ी करा सकते उससे हम, तो बैठा रहता था, ठीक है, मेगास्थनीजिया हमारा, और इंडिका नाम की पुस्तक लिखी उसने, ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा एक राज की बात बताओ आप लोगों को, ठीक है, याद रखोगे क्या? याद रखोगे तो बोलो, मैं बताता हूँ आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो इस वजह से आपको पढ़ाने में मजा आ रही है। फाहियान जो है ये चीनी यात्री था, ठीक है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त दो जो थे ना उनके समय में आया था। इसकी बुक का नाम बताओगे आप लोगों को? कोई बता सकता है? चलो मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, मेरे बोलने से पहले फाहियान की बुक का नाम आप लोग लिख दोगे, मेरे बोलने से पहले फाहियान की बुक का नाम आप लोगों ने लिख देना है। तो फाहियान की जो बुक है ना फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, उसका नाम है फो क्यू की, फो क्यू की, फो क्यू की। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि फाहियान चचा जो है, ठीक है, वो भारत आए थे, चाची ने फ़ोन की होंगी उनको, अरे कहाँ चले गए, आते आते जो है ना रास्ते में से जो है धनिया लेकर आना, और हो सके तो 2 ब्रेड के पैकेट भी लेकर आना, ठीक है। तो गुस्से में आके जो है यहाँ पर मैं फाहियान चचा ने बोला होगा कि ठीक है लेकर आ रहा हूँ। फिर से फ़ोन आया तो फिर से उन्होंने बोला होगा क्या यार तेरा परेशान करके रख दिया, फ़ोन क्यों की तूने, बता जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी बता फ़ोन क्यों की। यहाँ पर मैं इतने इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ, चाइना से पहला यात्री बना हूँ मैं, चाइना का जो भारत आया है, फिर भी यहाँ फ़ोन कर करके परेशान कर रही है चाची। तो फाहियान ये याद रखना है, फो क्यू की। अच्छा ह्वेनसांग जो है ये किसके समय में आया था? ये हर्षवर्धन के समय में आया था, ये भी बता देता हूँ आपको, हर्षवर्धन के समय में। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, किसके समय में आया था? हर्षवर्धन, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में। और इसकी जो बुक है उसका नाम भी मेरे बताने से पहले आप लोगों में से देखते कितने लोग लिख पाते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम है, ठीक है, सी यू की, सी यू की, सी यू की, ठीक है, सी यू की, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है। तो ये दोनों ही आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फाहियान की बुक का नाम है फो क्यू की और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछेंगे, आप लोग बहुत 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 आसानी से इसका आंसर लगा पाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। 186 हो चुके हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने, सभी लोगों ने 186 लोगों ने एक साथ लाइक एंड शेयर कर दिया तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 2000 का आंकड़ा जो है यहाँ पर में पार कर लेंगे। रोज 9 बजे आप लोगों की क्लास होती है पीईटी की, तो सारे के सारे लोग रोज 9 बजे जो है यहाँ पर में जुड़ जाया कीजिए यूपी परीक्षा के ऊपर में, ताकि आप लोगों की बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती अधिकारी लेवल की, तब तक यहाँ पर में यूपी परीक्षा आप लोगों को पढ़ाता रहेगा, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का था फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ आप लोगों के से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। और ये ताबड़तोड़ आप लोगों ने आंसर करने हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे को बताएंगे यहाँ पर में कि भाई आप लोगों का सबसे जो है पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो, अर्थ जो है वो सूरज से कितनेवें नंबर का, कितनेवें नंबर का, कितनेवें नंबर का, ठीक है, कितनेवें नंबर का ग्रह है, कितनेवें नंबर का ग्रह है सूरज से दूरी के मामले में? जल्दी से बताइए, देखते कितने लोग कर पाते हैं। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, कितनेवें नंबर का ग्रह हो सकता है, ठीक है, हमारा पृथ्वी। उसके अलावा आप लोगों को आपको बताना है कि गीतांजलि नाम की जो पुस्तक है, ये जो बुक है, ये किसने लिखी थी? अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, जो भी पता है उनके बारे में वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे मुझे, ओके। उसके बाद में आप लोग मुझे बताओगे कि कौन कौन से राज्य कौन कौन से है जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। सभी लोगों को कमेंट में आंसर लिखना है। देखो आप लोगों को करना है ना प्रैक्टिस अच्छे से, मेंस भी क्लियर करना है ना, मैं करवा के दूंगा आपको, बस मैं जो एक्टिविटी करवा रहा हूँ वो सारे के सारे करते रहो आप सभी लोग मेरे साथ साथ में, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि अगर 18 कैरेट का, ठीक है, जो गोल्ड है, ठीक है, वो 24 कैरेट के कितने परसेंट के बराबर है? कितने परसेंट मतलब कि जो ओरिजिनल गोल्ड है उसका कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ठीक है, खरे सोने का कितना परसेंट है बेसिकली ये बताना है आप लोगों ने। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ पर में, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या है? उसको नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये आप लोग जो है फ्रेंड्स जनरली यूज करते हो आप लोग,
ठीक है। जनरली हमारे घरों के अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों को बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप लोग। मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के रिवीजन के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोगों का NaHCO3 आप लोगों का है यहाँ पर में सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। आप लोग जो आंसर करोगे आप लोगों को बताना है कि आर्टिकल नंबर 21 किस चीज़ से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 किस चीज़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में करोगे। सभी के सभी लोगों ने कमेंट में आंसर करना है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। आपको बताना है कि 1 रुपए के नोट के ऊपर में किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके, नोट जो होता है उसके ऊपर में किसके सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर, किसके सिग्नेचर होते हैं आप लोग बताओगे मुझे, किसके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट के ऊपर में। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए मैंने आप लोगों से शुरुआत में, देखिए सभी लोग 9 बजे रोज जुड़ जाया करो ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन कर सके। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ आपसे। गज उत्सव, गज उत्सव कहाँ मनाया गया। गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया, आप लोग आंसर करके बताओगे मुझे, ठीक है। देखते कितने लोग इसका आंसर करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर में, सभी के सभी लोग देंगे। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। रोज 9 बजे आप लोगों की क्लास होती है, 9 बजे आप लोगों ने तैयार रहना है, सभी के सभी लोगों ने लाइव डॉट 9 बजे आप लोगों ने, ताकि आप लोग जो है सारी की सारी तैयारी कर सके। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अधिकारी बना के छोड़ूंगा आप लोगों को। ये मेरा सपना था हमेशा से कि मैं अधिकारी लेवल के जो है आप लोगों को यहाँ पर मैं स्पेशली यूपी के जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों को पढ़ाऊँ। आप लोगों की यूपी पीईटी की अगर आप लोग एग्जाम क्लियर करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर में कि जो टीचिंग परीक्षा है आप लोगों का, ठीक है, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए, ठीक है, यूपी पीईटी का जो आप लोगों का कोर्स है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 9697888444 इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यूपी परीक्षा जो है टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर लेना, वो मिल जाएगा आपको। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं आप लोगों को, पिन कमेंट के अंदर में और डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां पर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। ओके, चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स इस क्लास को बहुत अच्छे से देखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों की और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूं आप लोगों को सारी की सारी। सिराज अहमद जी, बिल्कुल पीआरटी झारखंड के लिए भी हम लोग जो है सोच रहे हैं, आपके जो विचार आए थे, ठीक है। और मैंने आपसे कहा भी था कि इस नंबर के ऊपर में आप कॉल कर लेना, तो प्लीज़ एक बार उस नंबर के ऊपर में कॉल करके भी कर दीजिए आप लोग। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच।